ख्याल कि आज ऑफ था। मेरे ख्याल में तो आज क्लास थी, मुझे आइडिया नहीं है। मेरे हिसाब से तो मेरी आज क्लास थी। ओ अच्छा, ये जो ऑफ है ना, ये आफ्टर रमज़ान के लिए ऑफ है। ड्यूरिंग रमज़ान में ऑफ नहीं कर रहा, और आफ्टर रमज़ान भी मैं 1-2 वीक ऑफ करूँगा, तो हम इंशाल्लाह क्लास अपनी रेगुलर लेके चलेंगे। हमें क्लास को ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक ज़रा फाइनल चीज़ टेस्ट कर लूँ, फिर हम क्लास स्टार्ट कर देते हैं। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और आज हम बिस्मिल्लाह पढ़ लें आप लोग भी, और कोशिश करें कि दुरूद शरीफ भी पढ़ लें, ताकि अल्लाह ताला हमारे इल्म में बरकत डाले। आज का हमारा पहला टॉपिक है IAS 38 इंटेंजिबल एसेट। हमने इससे बिल्कुल सिमिलर टॉपिक पढ़ा हुआ है, रिपोर्टिंग 1 के अंदर भी पढ़ा हुआ है, PRC 4 के अंदर भी पढ़ा हुआ है, और उस टॉपिक का नाम था हमारे पास IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो हमारे पास सिमिलर टॉपिक है IAS 38, लेकिन ये इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में है। जब हमने IAS 16 को डिस्कस किया था तो वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में था, वहाँ पे टेंजिबल एसेट्स के ऊपर बात की जा रही थी। तो आज जो डिस्कशन है हमारी, वो इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर की जा रही है। इंटेंजिबल एसेट क्या होते हैं, इनकी हमने अकाउंटिंग कैसे करनी है, हम इसको पूरा डिटेल में अभी आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हमारे पास सबसे पहले अगर हम बात करें कि इंटेंजिबल एसेट होता क्या है, इंटेंजिबल एसेट के लिए हमारे पास सबसे पहले ज़रूरी है कि इसमें 2 बातों का पूरा होना ज़रूरी है किसी भी एसेट को इंटेंजिबल एसेट अंडर IAS 38 रिकॉर्ड करने के लिए। तो अगर हम IAS 38 को अपनी बुक्स पे रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, तो पहली बात उसकी डेफिनेशन पूरी होनी चाहिए इंटेंजिबल एसेट की, और दूसरी बात उसका रिकग्निशन क्राइटेरिया। नॉर्मली जब आप किसी एसेट का स्टैंडर्ड डिस्कस करते हैं, जैसे हमने IAS 16 डिस्कस किया था, तो हम स्ट्रेट अवे उसकी डेफिनेशन यानी उसके स्कोप के ऊपर जाते थे कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इसका स्कोप में क्या क्या चीज़ें फॉल करेंगी। तो डेफिनेशन से मुराद बेसिकली उसका एक स्कोप होता है कि हम किस चीज़ को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कैटेगरी में लेके जाएंगे। अगर मैं IAS 38 के स्कोप की बात करूं, तो डेफिनेशन ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट विल डिफाइन द स्कोप ऑफ IAS 38, और उसके साथ साथ फिर आपका रिकग्निशन क्राइटेरिया अगर मीट करेगा, तो हम इस IAS 38 को अपनी बुक्स में एज एन इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो भी डेफिनेशन है इंटेंजिबल एसेट की, इसका स्कोप है वो क्या है। इंटेंजिबल एसेट के बारे में कहता है कि इसमें 3 बातें होनी चाहिए। कौन सी 3 बातें होनी चाहिए? आइडेंटिफाइबल। अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो तो आइडेंटिफाइबल के बजाय सेपरेटली आइडेंटिफाइबल का वर्ड उसमें लिख लो। यहाँ पे लिखा हुआ है एन आइडेंटिफाइबल, आप क्या करोगे, इसको सेपरेटली आइडेंटिफाइबल का वर्ड इसमें आप ऐड करोगे। सेपरेटली आइडेंटिफाइबल का मतलब क्या है? सेपरेटली आइडेंटिफाइबल का मतलब है कि जब आप इसको कैटेगराइज करते हो अपनी बुक्स के अंदर, तो यहां पे बल्कि मैं लिख भी देता हूं, सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होगा। सेपरेटली आइडेंटिफाइबल का मतलब यह है कि अब आप इसको जब अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, तो अब ये अलग से कैटेगराइज होना चाहिए। नॉन मॉनेटरी एसेट्स, इसको भी डिस्कस करते हैं, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। सबसे जो आसान एग्जांपल किसी को पता होती है इंटेंजिबल एसेट की, वो कहता है किसी कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है। फिजिकल सब्सटेंस से मुराद ये है कि आप उसको अपनी ज़ाहिरी आंख से, अपनी नेकेड आई से देख नहीं सकते। जो टेंजिबल एसेट्स हैं, जैसे टेबल है, चेयर है, मेरे पास मोबाइल है, मैं इसे अपनी नेकेड आई से देख सकता हूँ। मेरे सामने चेयर पड़ी हुई है, मेरे सामने टेबल पड़ा हुआ है, मेरे सामने ये सिस्टम पड़ा हुआ है, मैं इसे अपनी आंखों से देख सकता हूँ। फिजिकल एग्जिस्टेंस है इस आइटम की मेरे सामने। तो ये टेंजिबल एसेट है जिसके ऊपर कोई फिजिकल फॉर्म होती है। इनटेंजिबल एसेट, अब इस कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर मुझे आपके साथ कनेक्ट कर रहा है, मैं इस सॉफ्टवेयर को नहीं देख सकता, वो सॉफ्टवेयर अपना काम कर रहा है। इस सॉफ्टवेयर के बगैर मैं और आप एक दूसरे से राब्ते में ना आ सकते। हमें मनाबी को फायदा हो रहा है इस सॉफ्टवेयर से, हम इससे फायदा उठा रहे हैं, मेरा एसेट है, लेकिन इस एसेट को मैं अपनी ज़ाहिरी आंख से नहीं देख सकता। नहीं बच्चे, अच्छा अब एक सवाल है कि आप वेबसाइट को देख सकते हैं? नहीं बच्चे, आप वेबसाइट को नहीं देख सकते। वेबसाइट के सामने आपको एक पिक्चर नजर आ रही है, वो पिक्चर असल में
वेबसाइट नहीं है। वेबसाइट इज द कोडिंग, उसके पीछे कोड होता है। आप कोड को या उस फार्मूला को कभी नहीं देख सकते, तो आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते। आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, आप उस सॉफ्टवेयर को नहीं देख सकते, क्योंकि सॉफ्टवेयर के पीछे एक फार्मूला है, एक कोड है। आपके सामने उसकी एक जो फॉर्म नजर आ रही है, वो उस कोड की या उस फॉर्मूले की फॉर्म नजर नहीं आ रही। जो वेबसाइट है, जो उसके पीछे एक सर्वर है जिसको आप नहीं देख पा रहे, सर्वर के अंदर डाटा स्टोर है, उसके अंदर कुछ कोडिंग हुई है, वो इनक्रिप्टेड फाइल है, उसके पीछे एक प्रॉपर कोड लिखा जाता है। सॉफ्टवेयर है, उसके पीछे आपके पास एक कोड लिखा जाता है, आप उस कोड को नहीं देख रहे होते। इसी तरह, तो आई होप सो आपको ये आइडिया हो गया होगा। इसी तरह आप बात कर सकते हैं गुडविल, किसी कंपनी का नाम। अब नाम लिखा हुआ तो नजर आ रहा है, लेकिन उसको मैं देख नहीं सकता अपनी जारी आंख से, उसकी ये एक राइट है, एक हक है उसका। इसी तरह नाम एक इंटेंजिबल चीज है। इसी तरह अगर आप बात करते हो, जैसे मिसाल के तौर के अंदर हम बात करते हैं पब्लिशिंग राइट, एक राइट है मुझे काम करने का, मेरे पास एक राइट है कि मैं ये किताब मेरे अलावा कोई और पब्लिश नहीं कर सकता। मैंने यहाँ पे मनाबी की वेबसाइट बनाई है, मैंने उस मनाबी का नाम लिख दिया है, ये जो नाम मैंने लिखा है, ये जो मैंने लोगो इस्तेमाल किया है, ये अब लोगो कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर कोई कर रहा हो, मैं चाहूँ तो उसके खिलाफ केस कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा इसके ऊपर राइट है। ये जो मनाबी मैंने लिखा है, ये मनाबी नाम कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। www.manabi.com किसी और की नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये मेरी वेबसाइट है, हमने इसको पे किया हुआ है, हमने इसको परचेज किया, ये मेरा एसेट है। अब देखने में मुझे ये नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये एक राइट है, उस राइट के मैंने पैसे दिए हैं। तो ये तो बात होगी विदाउट फिजिकल सब्सटेंस की। बात करते हैं नॉन मॉनेटरी एसेट। अच्छा, मॉनेटरी एसेट्स और नॉन मॉनेटरी एसेट्स की जब आप बात करते हो, तो इंटेंजिबल एसेट ने डिफाइन नहीं किया, IAS 38 ने मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी को डिफाइन नहीं किया। मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी को जो डिफाइन किया है, वो IAS 7 कैश फ्लो ने डिफाइन किया हुआ है। IAS 7 कैश फ्लो कहता है कि हर वो एसेट नॉन मॉनेटरी एसेट है जो कि मॉनेटरी नहीं है। नॉन मॉनेटरी एसेट कौन से है? जो मॉनेटरी नहीं है। तो फिर मॉनेटरी एसेट्स कौन से होंगे? अब अगर आपका जवाब ये है कि मॉनेटरी एसेट्स वो हैं जो नॉन मॉनेटरी नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। मॉनेटरी एसेट्स को डिफाइन कर दिया गया, IAS 7 ने डिफाइन किया है कि मॉनेटरी एसेट्स वो हैं जो कि आपके पास कैश या इक्वल टू कैश होंगे, फिजिकल फॉर्म में जो आपके पास कैश पड़ा हुआ है, या जिसको आप फिक्स करेंसी यूनिट्स के अंदर मेजर कर सकते हो। तो ये मॉनेटरी एसेट्स के ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी कहानी हम करेंगे IFRS 9 के अंदर जाके। तो वहाँ पे फिक्स करेंसी यूनिट्स के अंदर जिसको मैं रियलाइज कर सकता हूँ, या जो आपके पास कैश पड़ा हुआ है, फिक्स करेंसी नोट्स जो आपके पास पड़े हुए हैं, उनको आप मॉनेटरी एसेट्स बोलोगे। उनके अलावा अगर कोई और एसेट्स है तो वो आपके पास नॉन मॉनेटरी। इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। इसकी छोटी सी मिसाल ये है कि अगर मेरे रिसीवेबल्स हैं, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि इस बंदे ने मेरे 5,09,870 रुपया पे करना है। मैं एक एक रुपया बता सकता हूँ कि मुझे इस एसेट से, इन रिसीवेबल से होने वाला जो फायदा है वो 8,90,567 रुपीज़ है। फिक्स करेंसी यूनिट्स के अंदर मैं इसको रियलाइज करूंगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मेरे सामने ये जो सिस्टम पड़ा हुआ है, ये मैंने 4 लाख रुपए का लिया है, तो ये मुझे कितने का फायदा पहुंचाएगा? क्या ये मुझे एग्जैक्टली 4 लाख रुपीज़ का बेनिफिट प्रोवाइड करेगा? नहीं। ये एस्टिमेटेड है कि हो सकता है 4 लाख रुपए के इक्विवेलेंट बेनिफिट प्रोवाइड करे, हो सकता है उससे ज्यादा करे, हो सकता है उससे कम बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा हो। तो नॉन मॉनेटरी एसेट्स में आप फिक्स करेंसी यूनिट्स के अंदर उसका बेनिफिट मुहैया नहीं कर सकते। मॉनेटरी एसेट्स वो होते हैं, जैसे मैंने अगर किसी को उधार दिया है तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि जब वो ये पैसे वापस करेगा तो वो 10 लाख रुपए पूरे वापस करेगा, मुझे पूरे के पूरे 10 लाख रुपए का फायदा होगा। लेकिन अगर एक मैंने मशीन खरीदी है 10 लाख रुपए की, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे उससे एग्जैक्टली 10 लाख रुपीज का बेनिफिट होगा। तो नॉन मॉनेटरी एसेट्स और मॉनेटरी एसेट्स में आई होप सो आपको ये फर्क समझ आ गया। अब बात करते हैं सेपरेटली आइडेंटिफाइबल, अलग से उसको मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अब हमने कहा कि इंटेंजिबल एसेट है जिसको मैं अपनी ज़ाहिरी आंख से नहीं दे सकता, और जब आपने इंटेंजिबल एसेट को एक्वायर करेंगे, उसकी फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, नॉन मॉनेटरी है, सेपरेटली आइडेंटिफाइबल की बात जब मैं करता हूँ, तो ये जो सिस्टम मैंने इंस्टॉल किया है, या आपके पास मोबाइल फ़ोन है, या जो आप जिस कंप्यूटर से, जिस लैपटॉप से मेरे से बात कर रहे हो, ये लैपटॉप कॉम्बिनेशन है 2 चीज़ों का। इसका एक है हार्डवेयर, एक है सॉफ्टवेयर। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप इस लैपटॉप का हार्डवेयर और इस लैपटॉप का सॉफ्टवेयर अलग अलग रिकॉर्ड करोगे? क्या आप लैपटॉप को अंडर IAS 16 रिकॉर्ड करोगे, या इस लैपटॉप के अंदर, चूंकि ये सॉफ्टवेयर के बगैर चल नहीं सकता, इसको IAS 38 में रिकॉर्ड करोगे? जल्दी से मुझे इसका आंसर करें कि जो लैपटॉप है इसको आप किस तरीके से कॉन्फ़िगर करोगे। या तो आप इसको IAS 16 में लेके जाना है, या IAS 38 पे लेके जाना है, या इसका कुछ पोर्शन IAS 38 में रिकॉर्ड होना चाहिए, कुछ पोर्शन IAS 16 में रिकॉर्ड होना चाहिए। जल्दी से मुझे इसका आंसर करें।
अच्छा जी, सिंपल सी बात यह है कि मैं इस सिस्टम के अंदर से इस सॉफ्टवेयर को नहीं निकाल सकता। आप जब भी यहाँ पे कंप्यूटर लेते हो, पीसी लेते हो, तो आप सॉफ्टवेयर खरीदने नहीं जा रहे। यहाँ पे जो आप इम्पोर्टेंस दे रहे हो, जो प्रायोरिटी दे रहे हो, यहाँ पे जो चीज़ खरीदने जा रहे हो, यहाँ पे जो मकसद है वो सिस्टम खरीदने का मकसद है। इनटेंजिबल एसेट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल का मतलब ये है कि मैं इस सिस्टम से इस सॉफ्टवेयर को निकालूं, इस सॉफ्टवेयर को निकाल के मैं बेच दूं, किसी और सिस्टम में इंस्टॉल करके वहां पे इस्तेमाल करूं, या नहीं इस्तेमाल करना तो ना करूं, मैं इसको उठा के साइड पे रख लूं, तब मैं कह सकता हूं कि ये मेरा एसेट है। इस अगर मैं एक लैपटॉप खरीद रहा हूं तो लैपटॉप के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, इसको मैं अलग से सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पे IS 38 के अंदर इसको इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करूंगा उस पूरे के पूरे लैपटॉप को अंडर IS 16, क्योंकि वो जो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नहीं है। मैं उसको उसमें से निकाल कर किसी और सिस्टम में इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं उसको निकाल कर बेच नहीं सकता, मैं उससे फायदा नहीं उठा सकता। अगर ये लैपटॉप चलेगा तो ये सॉफ्टवेयर चलेगा। अब अगर मैं अपने इस लैपटॉप के अंदर या अपने सिस्टम के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूं, जो कि मैंने भी किया है आप लोगों के लिए एक सॉफ्टवेयर, ये जो सॉफ्टवेयर है मैं चाहता हूं कि नहीं इससे निकालूं और किसी और सिस्टम में इंस्टॉल कर लूं, मैं कर सकता हूं। मैंने इस सॉफ्टवेयर की एक बड़ी ह्यूज अमाउंट पे की है, मेरे पास 1 साल का लाइसेंस है सॉफ्टवेयर का। अब ये जो लाइसेंस है मेरे पास 1 साल का, मैं इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा तो मैं ये सॉफ्टवेयर किसी और को रेंट पे भी दे सकता हूँ कि यार तुम इस्तेमाल कर लो, या किसी को बेच भी सकता हूँ कि मेरे पास 1 साल की सॉफ्टवेयर की सब्सक्रिप्शन है, ये तुम ले लो, तुम इस्तेमाल करो, मुझे इतने का दे दो। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं आपके साथ जिस सॉफ्टवेयर से, एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, ये जो आपको मेरी वीडियो नजर आ रही है, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, इस सॉफ्टवेयर को मैंने जब बाय किया, इसको मैंने सेपरेटली बाय किया हुआ है, इसको मैं इस सिस्टम से निकाल के किसी और इस सिस्टम में लगा सकता हूँ, इसको मैं इस सिस्टम से निकाल के इसकी सब्सक्रिप्शन, इसकी आईडी मैं किसी और को बेच दूंगा, वो इस्तेमाल कर सकता है। ये होता है सेपरेटली आइडेंटिफाइबल। तो हम यहाँ पे किसी ऐसे इंटेंजिबल एसेट की बात कर रहे हैं कि जो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है, जो नॉन मॉनेटरी है, उसकी एक्सपेक्टेशन है कि कितना फायदा उठाएगा, मैं एग्जैक्ट करेंसी यूनिट्स में उसका बेनिफिट नहीं बता सकता, और उसकी कोई फिजिकल फॉर्म भी नहीं है। तो ये डेफिनेशन है आपके पास इंटेंजिबल एसेट की। अब हमने जब एसेट की डेफिनेशन डिस्कस की थी तो हमने क्या कहा था कि एसेट क्या होता है जी? एसेट होता है एक ऐसा रिसोर्स जिसके ऊपर मेरा कंट्रोल है। कंट्रोल से मुराद क्या है? कंट्रोल ओवर द इकोनॉमिक बेनिफिट, के उससे होने वाला फायदा कैसे होगा, ये मेरा कंट्रोल है। मैं चाहूं तो उसको इस्तेमाल करूं, मैं चाहूं तो उसको उठा के बेच दूं, मैं चाहूं तो किसी और को इस्तेमाल करने के लिए रेंटल पे दे दूं, ये मेरी मर्जी है। मैंने उससे किसका फायदा उठाना है, उसके इकोनॉमिक बेनिफिट के ऊपर मेरा कंट्रोल है। पहली बात, एसेट के ऊपर जरूरी क्या है? कंट्रोल। ये कंट्रोल एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, जिससे मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, ये सारी कहानी आपने पढ़ी हुई है। तो इनटेंजिबल एसेट की जब हम बात करते हैं, चाहे मेरे पास सॉफ्टवेयर है, चाहे मेरे पास लाइसेंस है, चाहे मेरे पास कोई पब्लिशिंग टाइटल है, चाहे मेरे पास कोई और एसेट्स हैं, अभी मैं आपके सामने एक लंबी चौड़ी लिस्ट बयान करूंगा इंटेंजिबल एसेट्स की। ये सारे वो इंटेंजिबल एसेट्स हैं जो मुझे फायदा पहुंचाएंगे, जिनसे होने वाला फायदा या होने वाला नुकसान मेरा नुकसान होगा। अच्छा जी, किसी भी इंटेंजिबल को आप, पहली बात है उसमें एसेट की बात होनी चाहिए, वो मेरा एसेट होना चाहिए, और उस एसेट के साथ साथ उसमें इनटेंजिबल पोर्शन होना चाहिए। ये दोनों बातों का मीट होना जरूरी है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे पास एक इंटेंजिबल एसेट है। ये जो सारी कहानी मैंने भी की है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आपके पास पेपर के अंदर MCQs आते हैं, ये वो चीज़ें हैं, ये वो बातें हैं जिनसे आपके MCQs पूछे जा रहे होते हैं। आपको एक MCQ बना के दे देगा और आपको ये मिसाल दे सकता है कि अगर आपके पास एक लैपटॉप है और उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका जो सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, वो आप बताएं कि आपके पास इंटेंजिबल एसेट है या उसकी रिकग्निशन आपके पास अंडर IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होनी चाहिए। ये इस तरह के क्वेश्चन आपको बना के देता है, तो ये इसलिए बड़ा ज़रूरी होता है। और चूंकि अब हमारे पास ओपन बुक पेपर तो रहा नहीं, तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो थ्योरेटिकल होंगी, वो आपके सामने प्रेजेंटेशन फॉर्म में आ रही होंगी।
बाकी जो बातें होंगी, जिसका क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आएगी, तो जो मेरा पुराना तरीका है, मैं आपके सामने अपनी पूरी स्क्रीन ओपन करूंगा और उसके ऊपर पूरी की पूरी चीज़ें लिख के फॉर्मेट बना के आपके सामने सॉल्व करूंगा। तो आपने परेशान नहीं होना, हम दोनों चीज़ों का सहारा लेंगे। जो थ्योरेटिकल बातें हैं, जो मेरे ख्याल में आपको लाजमी रीड आउट करनी चाहिए थे किताब से, वो मैंने आपके लिए इसमें इकट्ठी करके रख दी है प्रेजेंटेशंस के अंदर। ये प्रेजेंटेशंस आपके साथ पोर्टल पे भी अपलोड हो जाएंगी, मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा आप लोगों को, इनको आप यूज़ कर सकते हो। तो ये प्रेजेंटेशन में आपके सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स होंगे, आपके समराइज नोट्स होंगे, आपको अपने नोट्स अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसके अलावा अगर आप कोई चीज़ लिखना चाहो, अपने पास लिखो, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करो, और जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम साथ साथ सॉल्व करेंगे तो मैं उसी तरीके से लिख के सॉल्व करूंगा, जो मैं आपको मेरी क्लासेस जब आपने अटेंड की हुई हैं पिछली भी, या क्रैश कोर्सेज की, तो मैं उसी तरीके से लिख के सॉल्व करूंगा। तो डेफिनेशन क्लियर हुई है कि नहीं हुई कि इंटेंजिबल एसेट क्या होता है? जल्दी से मुझे बताओ कि आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई है? क्लियर है जी, अच्छा जी। अब अगली बात करते हैं जी, रिकग्निशन क्राइटेरिया। अभी हमने बात की थी इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन की। इंटेंजिबल एसेट क्या होता है? हमने कहा था कि अंडर IS 38 मैं तब किसी इंटेंजिबल एसेट को बात करूंगा कि इंटेंजिबल एसेट है जब उसकी डेफिनेशन यानी उसका स्कोप भी डिफाइन हो जाए और साथ साथ उसका रिकग्निशन क्राइटेरिया भी मीट हो। आसान बात, इसका रिकग्निशन क्राइटेरिया एग्जैक्टली वही है जो रिकग्निशन क्राइटेरिया आपका IS 16 वाले एसेट का था। इकोनॉमिक बेनिफिट रिलायबली मेजरेबल होना चाहिए। यहाँ पे प्रोबेबल है, इकोनॉमिक बेनिफिट की प्रोबेबिलिटी है, और कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल है। दो बातें, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोबेबल है। प्रोबेबल का मतलब क्या था? मोर देन 50% चांस है किसी इवेंट के होने या ना होने के। और कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजरेबल, मैं कॉस्ट को रिलायबली मेजर कर सकता हूँ। ये सेम क्राइटेरिया है रिकग्निशन का जो हमने IS 16 के अंदर डिस्कस किया था। इसमें यहाँ पे और कोई नई बात नहीं है। तो वही दो बातें हैं, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपकी प्रोबेबिलिटी है, आपको जो कॉस्ट है इसकी वो रिलायबली मेजरेबल है। तो आपके पास ये रिकग्निशन क्राइटेरिया वही है जो IS 16 का था। तो जिस दिन ये रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट हो जाएगा, उस दिन मैं अपनी बुक्स में इस एसेट को रिकग्नाइज कर लूंगा। अच्छा जी, अगर ये क्राइटेरिया मीट नहीं होता तो क्या होगा? यानी एक इंटेंजिबल एसेट है लेकिन रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं होता। मिसाल के तौर पे, अब यहाँ पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये आपके पास न्यूमेरिकली भी टेस्ट होती है, थ्योरेटिकली MCQs में टेस्ट हो जाए तो हो जाए, लेकिन न्यूमेरिकली भी टेस्ट हो रही होती है। क्या बात करने जा रहा हूँ जी? एक इंटेंजिबल एसेट है, उसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, वो नॉन मॉनिटरी है, वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल भी है, लेकिन वो रिकग्निशन क्राइटेरिया पूरा नहीं करता। तो हम उसे अपने पास इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि उसे हम अपने पास SOCI में प्रॉफिट एंड लॉस में एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, अगर मैंने उसके लिए कोई पैसे पे किए हैं तो। अब मिसाल के तौर पे इसकी मिसाल लेके चलता हूँ। अभी हम आगे चल के भी देखेंगे बहुत से ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स हैं जिनको मैं कहता हूँ मुझे इनको रिकग्नाइज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? मेरे पास है एक कस्टमर लिस्ट। कस्टमर लिस्ट क्या होती है आपकी? मैं इसको छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि पिछले कुछ अरसे के अंदर, ये जैसे ही आपके पेपर्स ख़त्म हुए हैं, तो मनाबी के अलावा, मैं ये बात बड़ी तसल्ली से कहना चाहता हूँ कि कोई एक बच्चा ये नहीं कह सकता कि मनाबी ने उसको एक मैसेज किया हो कि हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं तो आओ हमारी क्लासेस में आओ और आगे ज्वाइन करो। मैंने एक भी बच्चे को मैसेज नहीं करवाया। आपने अक्सर देखा होगा, आपके जब भी पेपर ख़त्म होते हैं तो आपको डिफरेंट कॉलेजेस के नंबर से मैसेज आते हैं कि हमारा सेशन स्टार्ट हो गया। आपको कभी किसी यूनिवर्सिटी का मैसेज नहीं आया होगा, आपको किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी का या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का मैसेज नहीं आया होगा। आपको जो मैसेज आता है वो CA कॉलेज का ही मैसेज क्यों आ रहा है? उनको कैसे पता कि ये बच्चा CA का है? उनको कैसे पता चला कि इनका पेपर हो चुका है? इसका मतलब ये हुआ कि आपका कुछ डाटा है जो किसी के पास स्टोर था और वो डाटा बेचा गया है। अब मैं इसकी किसी कॉलेज के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के बजाय मैं बात करता हूँ ICAP के ऊपर। लेट्स से ICAP में जब आप रजिस्टर होते हो तो ICAP के पास एक डाटा आपके पास अवेलेबल है। मैं खैर ये नहीं कह रहा कि ICAP ने डाटा बेचा है, लेकिन मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। ICAP के पास स्टूडेंट नंबर है, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर है, स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है, स्टूडेंट की लोकेशन लिखी हुई है, उसके पास ये पता है कि ये बच्चा अब ये फलां पेपर में अटेम्प्ट हो चुका है, इसने PRC दे दिया, इसने CAF ग्रुप दे दिया, इसने CAF ग्रुप भी दे दिया। ये सारा डाटा ICAP के पास मौजूद है। हो सकता है उसके किसी एम्प्लॉय ने डाटा किसी को बेच दिया उठा के। अब अगर मैं ICAP की बात करूं
तो आई कैप ने जो डाटा इकट्ठा किया है, इसके लिए आई कैप ने कोई अलग से कॉस्ट इनकर नहीं की। आई कैप के पास ये जो डाटा पड़ा हुआ है, आई कैप के पास ये उसकी कस्टमर लिस्ट है। अब इस लिस्ट को उसने बनाने के लिए कोई कॉस्ट इनकर नहीं की, कोई अलग से खर्चा नहीं किया। ये तो उसका पार्ट ऑफ द प्रोसेस है कि जब आप उसके पास एडमिशन लोगे तो आपको ये डिटेल्स देनी पड़ेंगी। तो आई कैप ने इस लिस्ट को अपने पास एज अ इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसके लिए कोई कॉस्ट इनकर नहीं की। इंटेंजिबल एसेट है, इससे फायदा उठाया जा सकता है, लेकिन कॉस्ट कितनी इनकर हुई? नहीं इनकर की। तो वो इस कस्टमर लिस्ट को जो कि उन्होंने खुद से क्रिएट की है, वो इसको अपने पास IAS 38 में कैटेगराइज या रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन मैं अगर आई कैप से वो लिस्ट खरीद लेता हूं या उसके किसी एम्प्लॉय से खरीद लेता हूं, अब वो कस्टमर लिस्ट मेरे पास आ गई है, तो मैंने उसके लिए कॉस्ट बियर की है, मैंने उसके लिए खर्चा कर दिया है। अब ये जो मैंने खर्चा किया है, ये जो मेरा खर्चा था, ये कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल हो चुकी है। अब ये जो आखिरी पॉइंट मिसिंग था उसका क्राइटेरिया का, वो मीट हो गया। अब इसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस आउट करने के बजाय अपने पास एज अ इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड करूंगा। इसी तरह की अभी बहुत सारी एग्जांपल्स हम आने वाले अभी लेक्चर्स में भी डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि अगर आपकी पहला क्राइटेरिया है डेफिनेशन मीट होनी चाहिए, दूसरा क्राइटेरिया है रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट होना चाहिए, दोनों बातें मीट हो गई हैं, आप इसको अपने पास SOFP में एसेट रिकॉर्ड करोगे। लेकिन अगर रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं होता, इंटेंजिबल एसेट तो है, रिकग्निशन क्राइटेरिया की कोई एक कंडीशन पूरी नहीं होती, ये आपका इंटेंजिबल एसेट IAS 38 में रिकॉर्ड नहीं होगा। इसको आप उठाओगे और उठा के लिखोगे, आप इसको अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस में एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे। अच्छा जी, अब अगली बात कर लेते हैं कि कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। जैसे मैंने बात की कंट्रोल की, एसिड की डेफिनेशन थी, उसमें हमने कंट्रोल की बात की थी। कंट्रोल कैसे डिफाइन होगा? अच्छा जी, मुझे बताओ कि इतना समझ आ गया? यहां तक कोई इश्यू है तो बता दो मुझे, जल्दी से बताएं जी। यहां तक क्लियर है? चले, गुड हो गया। अच्छा, मैं ऐसा करता हूं कि हम इसको आज क्लास को यहीं तक कंटिन्यू, यहीं तक इसको सम अप करते हैं। मैं इस वीक में थोड़ा सा स्लो चीज़ों को लेके इसलिए चल रहा हूं क्योंकि हमारे पास बच्चे एड अप हो रहे हैं, कुछ बच्चे अभी आ रहे हैं। FR1 की क्लास मैंने अभी तक इसलिए स्टार्ट भी नहीं की क्योंकि इस दफ़ा भी अभी भी बहुत सारी इनरोलमेंट्स हो रही हैं। तो मैं चाहता कि बस ये वीक हम थोड़ा सा स्लो भी लेके चलें क्योंकि आपका भी नया नया वीक स्टार्ट हो रहा है और हम आहिस्ता आहिस्ता इसकी ज़रा स्पीड अप इसको हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आई होप आज को समझ आया होगा और इंशाल्लाह मैं फिर कल यहीं से आगे इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप लोग डिस्कस करो, अदरवाइज मेरी तरफ से क्लास सम अप है। एनीवन, अगर किसी के कोई क्वेश्चंस वगैरह तो। अच्छा, मैं बच्चे ये बता देता हूँ, आपके जो लेक्चर्स हैं वो इंशाल्लाह आज शाम से पोर्टल पे अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। आज जो लेक्चर अपलोड होगा वो इंशाल्लाह कल वाला जो लेक्चर है वो आज अपलोड हो जाएगा, ये वाला लेक्चर कल दिन तक अपलोड होगा। तो अब इंशाल्लाह 1 से 2 दिन की वो था लैग आ रहा है क्योंकि अभी काफ़ी सारी चीज़ें मैसअप हुई हैं। तो आज का लेक्चर कल तक अपलोड हो जाएगा। तो डेली बेसिस के ऊपर आपका वो जो लेक्चर है वो आपको अवेलेबल हुआ करेगा। तो वो मैक्सिमम 1 से 2 दिन का डिले है, वो हम ज़रा चीज़ें पहले हो रही थी, वो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो चुकी है। तो इंशाल्लाह आपको 1 से 2 दिनों में डेली लेक्चर्स की अपलोडिंग हो जाया करेगी, वहाँ पे नोट्स भी अपलोड हुआ करेंगे। नोट्स मोस्ट प्रॉब्ली आपके पास ग्रुप में भी शेयर हो जाया करेंगे। बच्चे अभी जो क्योंकि रमज़ान है और अभी हमने जो क्लास की टाइमिंग रखी हुई है वो हमने 40 मिनट्स की क्लास की टाइम रखी हुई है ड्यूरिंग रमज़ान टाइम। रमज़ान के अलावा जो क्लास है वो तो आपकी पूरे घंटे की क्लास होगी और आखिरी जो महीना होता है, जो जून का महीना होगा उसमें तो सॉरी जुलाई का जो महीना होगा उसमें तो हम सवा घंटे 1.5 घंटे की क्लास भी रखा करते हैं। क्योंकि कोशिश ये होगी कि अगस्त का पूरा महीना आपके पास फ्री हो ताकि आप अपनी तैयारी कर सको। तो अभी सिर्फ ईद तक हमारी जो क्लास है वो 40 मिनट्स की क्लास है। ईद के बाद हमारे पास इंशाल्लाह जो रेगुलर क्लास होती है 1 घंटे की, वो उसी तरीके से चलेगी। और कोई क्वेश्चन किसी का? चले जी, थैंक यू सो मच। ओके जी, खुदा हाफिज।